एक सामान्य दिन ट्रेन में एक आदमी अचानक आग की लपटों में घिर गया और फट गया। मैंने ये सब देखा। आदमी को एक राक्षस। मैंने तुरंत लड़ाई की मुद्रा अपनाई। मेरे पैर आग की लपटों में घिरे हुए थे और मैं उस दुर्भाग्यपूर्ण जीव को खत्म करने के लिए तैयार था। ठीक उसी उनका लक्ष्य एक ही था, वह आदमी जो राक्षस में बदल गया था। दल में एक नन भी थी जो प्रार्थना करने लगी थी। एक अन्य सैनिक ने आग बुझाने के लिए विशेष गोली चलाई, जिस एक अन्य सदस्य तुरंत आगे बढ़ा, लेकिन राक्षस ने हमला करने के लिए एक सौभाग्य से अंतिम सदस्य ने उसे रोक दिया, जिससे उसके साथी को आगे बढ़कर एक नुकीले भाले से राक्षस को मारने का मौका मिला। अप्रत्याशित लड़ाई के कारण रेलवे स्टेशन की बड़ी छत खराब हो गई। उसी पल मैंने अपनी ताकत का मैंने नन को पकड़ लिया और उसे बचाने में काम। सब कुछ खत्म होने के बाद मैंने आश्चर्यजनक रूप से खुद को विशेष बचाव दल 8 के एक नए सदस्य के रूप में पेश किया, जिसका उपनाम राक्षस पदचिन्ह है। मैंने ये भी कहा। ये सुनकर कमांडर ओबी ने मुझे थपथपाने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन मैं उनके सामने मुस्कुराया, जिससे ओबी को लेकिन क्योंकि इस पेशे के लिए टीम वर्क की आवश्यकता होती है, ताकेहिसा शुनू ने तुरंत इस बयान को सुधार दिया। उनका मानना था कि मेरी अतीत की तुच्छता और खराब प्रतिष्ठा छिप नहीं सकती है, और अगर मैं एक अपराधी के ठप्पे की भरपाई के लिए एक नायक के नाम का उपयोग कर रहा हूं तो ये एक गलती होगी। इन शब्दों ने सौभाग्य से जिस नन को मैंने बचाया था उसने अपनी प्रशंसा व्यक्त की, जिससे नन हीरो माकी ने हमारे जोड़े के रूप में शपथ ली, जिसने मेरी यात्रा की शुरुआत को पूरी तरह से निराशाजनक नहीं बनाया। एक हीरो के रूप में इस तरह से आत्म प्रज्वलन वाले मनुष्यों की घटना। जब पीड़ित अपना दिमाग खो देते हैं तो वे पागल हो जाते हैं और सब कुछ नष्ट कर देते हैं। जब तक उनकी आत्मा नष्ट नहीं हो जाती तब तक वे रुकते नहीं हैं। विशेष बचाव दल का कर्तव्य इन दुर्भाग्यपूर्ण दुखद आग को शांति में वापस लाना। तब उन्हें इन सभी घटनाओं इस पृष्ठभूमि में युवा शिनरा का अपनी मृत मां से किए गए वादे के कारण नायक बनने का सपना है कि वो उसकी रक्षा। जब अलार्म बजता है तो ये मेरा पहला मैच था। मैं लड़ने के लिए उत्साहित था, लेकिन सामने वाले कारखाने में आग की लपटें बहुत भीषण थीं, क्योंकि दुखद आग से जलने वाले लोग हमेशा उन चीजों की रक्षा के लिए। वो दृश्य मुझे अपनी मां की, लेकिन सौभाग्य से मेरे साथियों ने समय पर ध्यान दिया, क्योंकि विशेष नायक कभी भी अपने साथियों को नहीं छोड़ते हैं, जिससे मुझे मां की दूसरी पीढ़ी की आग नियंत्रक आगे बढ़ी, अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके तेजी से रास्ता साफ किया और आग की लपटों को बाहर खींच लिया। हालांकि एक अप्रत्याशित विस्फोट हुआ जिसने मुझे पीछे। सम्मोहन की अवस्था में मैंने अपनी मां को आग की लपटों में डूबते हुए देखा। वो मुझे चिल्लाई कि भाग जाऊं। सच है, हर कोई सोचता है कि मैं अपनी। हालांकि ये है कि मैंने उस मौत का कारण नहीं बनाया, क्योंकि उस पल में मुझे एहसास हुआ कि आग की लपटों में मेरी मां और छोटे भाई के अलावा कुछ और भी मौजूद था। मेरी अजीब हंसी उन अनगिनत श्रापों से उत्पन्न हुई थी जो मेरे रिश्तेदारों ने। उस बेहोश होने के दौरान मैंने अचानक एक नीली रोशनी देखी। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने पाया कि ताकेहिसा हिगाशी और पूरी टीम एक और इन्फर्नो के सामने खड़ी थी। अंत में मुझे डेविल फुटप्रिंट्स के उपनाम वाले शिनरा को एक ही शॉट से ये इन्फर्नो रिपोर्टों के अनुसार बेहद शक्तिशाली था, आगे बढ़ रहा था और ताकेहिसा की अग्निशक्ति को मात्र एक झुंझलाहट बना रहा। जैसे ही ये करीब आया, इसने एक शक्तिशाली हमला किया जिसने मुझे जल्दी से हरा दिया। फिर ओबी सौभाग्य से माकी ने अपनी सारी शक्ति को बेअसर कर दिया था, जबकि ओबी ने अपने उन्नत अग्निशामक चाकू का इस्तेमाल करके उसे पीछे धकेल दिया। ठीक उसी समय जब इन्फर्नो माकी से अलग हो गया और अगले हमले के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करने की तैयारी कर रहा था, वो विराम। मैं अपनी मां की रक्षा करने का अपना वादा निभाने में विफल रहा और अब इसे किसी और तरीके से पूरा करने का समय आ गया है, ये साबित करने की। मेरी शक्ति प्रचंड रूप से फट गई। जो जैसे ही नन की प्रार्थना गूंजी, में बिजली की गति से झपटा अग्नि के मूल पर सीधी बिजली की मार की, जिससे बाद में पूरी टीम ने विदाई की प्रार्थना की, जो कि इन बेचारी दयनीय अग्नि के लिए विशेष अग्निशामक। पीड़ित का पति रोते हुए जल गया और उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और धन्यवाद दिया। आसपास के लोग भी तालियां बजा रहे थे और एक अविश्वसनीय क्षण जैसा कि मैं चाहता था। मैंने अपनी मां से किए। दुनिया में वृद्धावस्था, बीमारी जैसी मृत्यु के कई कारण हैं, लेकिन इस युग में मृत्यु। एक सुनहरे बालों वाला युवक एक चर्च के सामने खड़ा है जहां वो आगे काम करेगा। इसके बाद टीम लीडर ओबी ने मुझे अग्निशामक नायक प्रतियोगिता के बारे में सूचित किया, जिसमें मैं और एक अन्य नया। ये जानकारी मुझे चिंतित करती है, क्योंकि ऐसी घटना मेरी प्रतिष्ठा को अन्य टीमों के सामने उजागर कर सकती है। चिंता जल्द ही हकीकत बन गई जब प्रतियोगिता में मेरा हम दोनों कभी एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, इसलिए एक दूसरे को देखना ही। और कुछ वाकयुद्ध के बाद हम सचमुच एक दूसरे पर टूट पड़े। जबकि मैं तीसरी पीढ़ी का आग नियंता हूँ, बाकी एक और दूसरी पीढ़ी की सदस्य को आग का इस्तेमाल करने से पहले उसे प्रज्वलित करना पड़ता है। फिर भी आग पर उसका नियंत्रण इतना निपुण है कि आत्म प्रज्वलन। एक जोरदार आवाज गूंज उठी। आर्थर ने दिखावटी अंदाज में प्रवेश किया। सुंदर माकी के सामने उसने खुद को शूरवीरों का राजा घोषित किया, जो कि आग पैदा करने की तीसरी पीढ़ी की क्षमता वाला। उसका घमंडी रवैया ऐसा था कि जो भी इसे देख। आर्थर और मैं दोनों एक प्रशिक्षण अकादमी से आए हैं और हम दोनों उत्कृष्ट छात्र थे, इसलिए हम बस ये पूछना कि कौन अधिक शक्तिशाली है, एक शूरवीर या एक नायक, हमारे लिए एक दूसरे को बुरी तरह से पीटने के लिए काफी था। फिर भी कमांडर ताकेहिसा के सामने सभी प्रतिद्वंद्वियों को रास्ते से हटना। उसने ये कहते हुए कि आसन्न प्रतियोगिता की तैयारी की जानी चाहिए, इसलिए उसने माकी से इन दो
अनिच्छा से माकी को अपने कमांडर के आदेश का पालन करना पड़ा। लड़ाई मेरे हमले के साथ शुरू हुई, लेकिन इससे पहले कि मैं आग लगा पाता मैंने जल्दी से एक जोरदार प्रहार सा तुरंत की आग को माकी ने बुझा दिया और अंत में मुझे सुंदर लड़की से हार का सामना करना। सौभाग्य से मैंने ब्रेक लगाकर खुद को बचाया। माकी बहुत हार न मानते हुए आर्थर आत्मविश्वास से एक्सकैलिबर नामक अपने इलेक्ट्रिक तलवार के साथ आगे बढ़ा। उसे विश्वास था, हालांकि माकी की बेहतर युद्ध कला के सामने उसके पास। शुरुआत में उसने सुंदर लड़की को राजकुमारी कहा, लेकिन अब वो उसे एक चुड़ैल कहती है जिसने माकी का दिल तोड़ दिया। लेकिन मैंने भी समन्वय में भाग लिया। हालांकि हमारी योजना शुरू में ही विफल हो गई जब माकी ने न केवल हमारे इस स्तर पर आग की चुड़ैल उपनाम उसके लिए पूरी तरह से योग्य था। जब वह दिखने में खूंखार थी लेकिन बहुत दयनीय लग रही थी। आर्थर की मौजूदगी ने और जल्द ही उन्हें एक नया मिशन मिला। इस बार स्थान एक घनी आबादी वाला आवासीय क्षेत्र था, इसलिए आग पर नियंत्रण। पीड़ित एक छोटी लड़की थी जिसकी मां पहले जल चुकी थी और अब उसके पिता की बारी थी। फायर ब्रिगेड लीडर के रूप में नोबी ने पूरी टीम तीसरी पीढ़ी के 2 नियंत्रकों को हथियार का दिखावा न करने की चेतावनी दी गई है। भले ही मेंटर्स ने कभी ये नहीं। कुछ ऐसे हैं जो पीड़ितों से लड़ना मनोरंजन के रूप में देखते हैं, यह अस्वीकार्य है। मैं समझता हूँ कि एक सच्चे नायक को पीछे रह जा अगर मैं इसे नजरअंदाज कर दूं तो मैं उद्धारकर्ता कहलाने के लायक नहीं रहूंगा। यह मिशन असामान्य है क्योंकि किसी ने एक ऐसा पाउडर। जब पूरी टीम पहले इमॉर्टल के पिता का सामना करती है तो वे देखते हैं कि वो कुछ भी नष्ट नहीं कर रहा है, बल्कि केवल परिवार की यादों को शांति से देख रहा है। यह हस्तक्षेप को मुश्किल बना देता है, लेकिन सच ये है कि पहले इमॉर्टल को कोई तर्क नहीं बचा है और आर्थर ने उसे पीड़ा समाप्त। ये कार्य किसी भी अन्य से अधिक दर्दनाक और थकाऊ साबित हुआ। घने कोहरे में लगातार विस्फोट की ओबी वहीं रुक गया क्योंकि उसने महसूस किया कि इस सब के पीछे कोई था, एक ऐसा व्यक्ति जिसे वो कभी माफ नहीं करेगा। हालांकि पीड़ित जब सब कुछ समाप्त हो गया तो पीड़ित की बेटी अभी भी सदमे से कांप रही थी, डर रही थी। ओबी ने लड़की को दिलासा दिया कहते हुए कि उसके पिता ने बहादुरी से आग का मुकाबला किया और जीत हासिल की और उन्होंने ये भी पुष्टि की कि उन्होंने वो सब कुछ किया जो वे कर सकते थे। इस दुखद दृश्य के बाद मैं इस हद तक ग्रस्त था कि सोते समय भी मैं छत को घूरता रहता था। अप्रत्याशित रूप से जिस व्यक्ति ने मुझे सांत्वना दी वह कोई और नहीं बल्कि आर्थर था, जिसे राक्षसों का संहारक कहा जाता। आर्थर ने धीरे से मुझे सांत्वना दिया कहते हुए कि भले ही वो मुझे एक दानव मानता हो फिर भी वो मेरे प्रति दयालु रहेगा क्योंकि वो एक ऐसा। आज दुनिया की स्थिति बहुत तनावपूर्ण है। दुनिया बिखर रही है। कई जगहों पर विनाशकारी आग ने सब कुछ जला दिया है जिससे क्षेत्रीय अराजकता फैल गई है। कई राष्ट्र टोक्यो के बाहर बहुत कम ऐसी जगह हैं जहां लोग शांति से रह सकते हैं, इसलिए लोग इस लगभग बरकरार टोक्यो में चले गए हैं जहां एक चर्च और प्रचुर मात्रा में ऊर्जा। ये आटा वास्तव में एक असामान्य मानसिक। उन्होंने इसे यूनिट 8 को लक्षित करने के इरादे से डिजाइन किया था। उन्होंने यूनिट 8 पर सभी का ध्यान आकर्षित करने के लिए जिससे अराजकता फैल जाए अपने साथियों को दे दिया। हर कोई जानता था कि वे एक विशेष इकाई थे क्योंकि उनका नेतृत्व ओबी एक पूर्व अग्निशामक कर रहा था, जिसे कभी 2 पदक दिए गए थे लेकिन बाद में दोनों वापस ले लिए गए क्योंकि एक मिशन के दौरान उन्होंने सख्त नियमों का पालन करने के बजाय। ये घटना यूनिट 8 को असाधारण बनाती है क्योंकि ये इस इकाई के ओबी के बाद सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाला व्यक्ति मैं हूँ। वर्तमान में मैं अग्निशामक। जब मैंने उस व्यक्ति को देखा जिसने अतीत में मुझे बचाया था तो मैं तुरंत नमस्ते कहने के लिए दौड़ा। हालांकि 12 साल पहले की घटना कुछ। तामाकी ने जल्दी से हस्तक्षेप किया, मुझे कैप्टन को परेशान करने से रोका, नतीजतन उसे दंडित किया गया जिससे मेरा असली। मैं अभी भी फर्स्ट कंपनी के कैप्टन को खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। हर साल बहुत सारे मामले सुलझाए जाते हैं। ये याद रखना असंभव है कि बच्चा क्या पूछ। सभी भाग लेने वाले नायक एक इमारत में प्रवेश करें, बंधकों को बचाएं और नकली खलनायक को हराएं। गति के मामले में मैन अपने शैतानी पैरों के साथ अपनी उड़ान क्षमता के साथ तेजी से पूर्ण श्रेष्ठ। लेकिन एक आश्चर्य तब हुआ जब उस इमारत के अंदर में एक रहस्यमय व्यक्ति से मिला। वह व्यक्ति जानबूझकर प्रतियोगिता को बाधित कर रहा था ताकि 12 साल पहले की आग। उसने मुझे उस दिन की याद दिलाई जब मेरी माँ और मेरा छोटा भाई मर गए थे और मैं एक राक्षस बन गया था। उस व्यक्ति का रवैया बिल्कुल भी अनुकूल नहीं था, जिससे मैंने तुरंत लोगों को बचाने को प्राथमिकता देने का फैसला किया। लेकिन मेरी प्रतिक्रिया न देने के कारण वो व्यक्ति गुस्से में आ गया और इमारत में सभी पीड़ितों को मारने का इरादा किया। उस स्थिति में मैंने अपनी शक्ति को हालांकि हमलों की जड़ी के सामने मैंने प्रभावी ढंग से बचाव के लिए संघर्ष किया। रहस्यमय व्यक्ति तब उत्साहित होकर बोला कि अगर मैं 12 साल पहले की सच्चाई। वो संपर्क में आने पर एक शक्तिशाली विस्फोटक का इस्तेमाल करता। अच्छे युद्ध कौशल के बावजूद प्रतिद्वंद्वी के विशाल अनुभव के सामने मैं अभी भी कमजोर स्थिति में था। युद्ध ने मुझे एक ऐसा युद्ध भड़का दिया जिसे मैं लड़ना चाहता था, लेकिन दूसरे व्यक्ति के हथियार बहुत खतरनाक थे जिसने प्रतिद्वंद्वी इसे एक साधारण खेल के रूप में नहीं बल्कि एक जीवन मृत्यु युद्ध के रूप में। साजिश रचने वाले को लगा कि लड़ाई बहुत आसान होगी और उसने मुझे खत्म करने का फैसला किया।
उसी क्षण मेरे अंदर का शैतान भड़क उठा। मेरी हंसी ने दुश्मन का इरादा बदल दिया और यहाँ तक कि एक चौंकाने वाला रहस्य भी सामने। ये खबर सुनकर मैं कांप गया। तुरंत पूछा, तो मेरा भाई अभी कहाँ है? क्योंकि जब आग लगी थी तो हर कोई मानता था कि वो छिपा हुआ पात्र संदेह बो रहा था कि उद्धारकर्ता शायद कई सच्चाइयों को छिपा रहा है। मैंने कसम खाई कि मैं उस पर विश्वास नहीं करूंगा, लेकिन मेरी अनियंत्रित शक्ति का पट मुझे समझ नहीं आया कि प्रतिद्वंद्वी ऐसी बातें छिपा हुआ पात्र मुझे अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा था या कहते हुए कि मुझे एक नायक होने का खेल छोड़ देना चाहिए मेरे लिए या पूरी तरह से अस्वीकार्य है, क्योंकि उस व्यक्ति ने 2 उद्धारकर्ताओं को चोट पहुंचाई है और उसे निश्चित रूप मैंने विद्रोह करने का साहस किया, अपने गुस्से की शक्ति का उपयोग करते हुए विविध और उग्र हमले किए। हालांकि छिपे हुए आदमी का अनुभव मुझ इस बीच आर्थर और तमाकी जो प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे ने शोर सुना और दौड़ते हुए आए। मैंने जल्दी से सचेत किया कि कोई घुसपैठिया है आर्थर से तुरंत, लेकिन वो शूरवीर मुझे भीड़ के काम को चुराने के लिए बहाना बनाने। आर्थर के कौशल और तमाकी के जादुई बल ने भी उस व्यक्ति को नहीं हिलाया, भले ही उसने एक खतरनाक चाल चली। पिसा हुआ आदमी विडंबना के साथ व्यंग्य करता है कि अगर वे नायक बनना चाहते हैं तो सभी को बचाने की कोशिश करें। फिर वह अपनी सारी बारूद निकालता है। ये संदेश छोड़ देता है कि वो खतरे की गंभीरता को समझते हुए मैंने उस स्थिति में आर्थर को ईमानदारी से सहयोग करने के लिए मजबूर किया गया था और तमाकी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उन तीनों ने मेरी शक्ति के विस्फोट के साथ मिल एक जोरदार धमाका हुआ, लेकिन सभी लोग खतरे से बाहर थे। एक डिवीजन का कप्तान तुरंत मदद के लिए आया, जबकि 8वीं सब कुछ सुरक्षित रूप से समाप्त हो गया। बाद में तमाकी और उनकी कप्तान ने मुझे बचाने के लिए धन्यवाद दिया। हालांकि इसके बाद मैंने पूरी घटना की रिपोर्ट दिया, ध्यान देते हुए कि पिसे हुए आदमी द्वारा इस्तेमाल किया गया पाउडर उसी तरह का था जैसा कि पहले हुए विस्फोट में इस्तेमाल किया गया था। मैंने अपने संदेह भी साझा किए जब अजनबी ने कहा कि बचाव दल। ओबी ने स्पष्ट रूप से समझाया कि बचाव दल एक एकीकृत संगठन सोइल हॉल टोक्यो हथियार बचाव एजेंसी और हजिमा वित्तीय निगम, प्रत्येक संगठन का प्रत्येक डिवीजन जलती हुई घटना से लोगों को बचाने का मिशन वास्तव में सच है, लेकिन कारणों की जांच में कोई सूचना साझा नहीं है क्योंकि प्रत्येक संगठन की अपनी गणना है। इसलिए 8वीं डिवीजन का लक्ष्य बहुत स्पष्ट है। वे बचाव एजेंसी से संबंधित हैं। उनका काम नागरिकों को बचाना, जांच करना। केवल इस तरह से वे आग लगने की घटना की सच्चाई और अनैतिक ये जानने से बहुत से लोगों को बचाया जाएगा। ये सुनने के बाद मुझे गर्व और विश्वास है कि मैं गर्व के साथ प्रतिक्रिया करते हुए यह पुष्टि करते हुए कि टीम 8 में होना एक अद्भुत बात है। टोक्यो इंपीरियल पैलेस निवासियों को खतरनाक क्षेत्र के बारे में चेतावनी दे रहा है। हर किसी से सुरक्षित। मुख्य नियंत्रण कक्ष में एक भव्य महिला एक ऐसी कुर्सी पर बैठी है जो वो अहंकार के साथ आदेश देती है कि सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार होना चाहिए। दूसरों को बोलने का अधिकार नहीं है। वो टीम 5 को तैनात करने का आदेश देती है, भले ही इसका मतलब टीम 8 पर कुचलना हो। स्क्रीन एक सूचना प्रदर्शित करती। टीम 8 का सदस्य संख्या 3। एकत्र की गई जानकारी के अनुसार प्रतियोगिता में जोकर की उपस्थिति को विभिन्न अग्निशमन बलों द्वारा सावधानी पूर्वक छुपाया गया था, शायद इसलिए कि वो बहुत अधिक रहस्य जानता था। ओबी के अनुसार मैं निश्चित रूप से आत्म प्रज्वलन की घटना के पीछे के रहस्य और मेरी मां। हालांकि कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि जोकर नाम का व्यक्ति वास्तव में एक खलनायक है। एक अन्य अग्निशामक ने उन्हें बाधित किया, रिपोर्ट किया कि उन्होंने जोकर के प्रशिक्षण सुविधा में तोड़फोड़ के उसके द्वारा बनाया गया विस्फोटक पदार्थ पहली पीढ़ी के वास्तव में उन दुखद पीड़ितों के दर्द और दुर्भाग्य का अपने निजी उद्देश्यों के लिए फायदा उठाना। इस सम्मेलन मठ में थी। उसके हाथ में उसके दोस्तों के साथ एक छोटी सी तस्वीर थी। फिर उसने तस्वीर को अपनी जैकेट। इस बीच कैप्टन 8 बचाव एजेंसी के एक संगठन के रूप में अपने विशेष कर्तव्यों के अलावा कागजी कार्रवाई को संभालने से लेकर अप्रत्याशित स्थितियों में नागरिकों की मदद करने तक, आज उन्हें दुर्भाग्य से कुत्ता बचाव दल का पालतू जानवर था और पेड़ से लटका हुआ पाना। वास्तव उन्होंने ये इसलिए किया क्योंकि वे पहले हुए बचाव दल के नेता से बहुत गुस्से में थे जिसने एक नागरिक को बेरहमी से मार डाला था, लेकिन बाद में अदालत ने उसे मानसिक उस खामी का उसने फायदा उठाया जिससे जनता और भी गुस्से में आ गई और उसका नाम मियामोटो था। तब सभी को पता चला, कई लोगों के विश्वास के विपरीत, कि ये देवताओं का प्रतिशोध है। सच्चाई ये बताती है कि परिवर्तन के बाद भी उसने अपना इरादा बनाए रखा। वो इरादा एक हत्यारे का पागलपन था जिसने मियामोटो ने अपने लिए बहाना बनाने वाले वकील को बेरहमी से यातना दी, जिससे स्थिति और भी अराजक हो गई। ये जानकारी कई लोग उसे पकड़ना चाहते हैं कि टीम 8 को तुरंत आर्थर के साथ जुटाया गया और मुझे आपातकालीन आदेश मिला। मेरी उड़ने की क्षमता के साथ हम दोनों बहुत। मियामोटो से मिलते ही हमने तुरंत कार्रवाई की। आर्थर ने मेरे साथ लगातार हमला करने के लिए समन्वय किया। हालांकि उस व्यक्ति की रक्षात्मक शक्ति वास्तव में आश्चर्यजनक थी। वह चिल्लाकर घोषणा करता है। उसके एक वार ने माकी द्वारा केंद्रित शक्ति को बिखेर दिया, जिससे दोनों को एहसास हुआ कि पहली पीढ़ी के फायर। टीम 8 का सामना करते हुए मियामोटो ने आग के हमलों को दागा और भागने का रास्ता खोजा, जबकि उसने कहा कि मोचन योद्धाओं का हत्यारे फायर गॉड्स को मारना वैसा ही है जैसे वो पहले हत्या करता था। उन शब्दों सौभाग्य से मुझे ताकेहिसी से प्रोत्साहन मिला जिसने मुझे मनोवैज्ञानिक जाल में पड़। मैं तुरंत आगे बढ़ाया, समझते हुए कि अगर
वास्तव में जब मियामोटो एक घनी आबादी वाले इलाके में प्रकट हुआ विनाश फैलाने के लिए तैयार था, मैं तुरंत वहां पहुंचा एक मजबूत लात मारी जिसने उसे उड़ा दिया। प्रतिद्वंद्वी को कोई मौका नहीं मिला और उसने पलटवार, लेकिन वो शाम मुझे मुश्किल में नहीं डाल सकी। मैंने कार चला दी और उसे एक पलटवार में बदल दिया जिससे मियामोटो ने डरकर मुझे दुष्ट कहा। मैं कार की छत पर खड़ा ये प्रदर्शन गुप्त दंपति की नजरों में आ गया जिन्होंने ये मूल्यांकन किया कि मुझसे निकली ऊर्जा वास्तव में प्रशंसनीय थी, लेकिन फिर भी इसलिए उन्होंने उसे वापस पाने का रास्ता खोजने का फैसला किया। इस बीच मैंने मियामोटो के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि मियामोटो ने भी आखिरी क्षणों में खुद को छुड़ाने की भीख मांगी और वो लेकिन तभी वह अप्रत्याशित रूप से विश्वासघात कर गया और हमला करने के लिए झपट पड़ा। एक उपद्रवी को नहीं बचाया जा सकता, इसलिए ठीक इस समय मंच पर एक महिला प्रकट हुई जिसने अपना परिचय प्रिंसेस हिबाना के रूप में डियाजो स्क्वाड 5 की कप्तान और तीसरी पीढ़ी की अग्नि नियंत्रक थी। मैंने निश्चित रूप से विरोध किया, लेकिन उसकी आंखों ने मुझे बेचैन कर दिया। उसने मुझे उसके पैरों के नीचे मैंने निश्चित रूप से स्वीकार नहीं किया, बल्कि निर्भीक होकर बात की, जिससे मुझे तुरंत दबा दिया गया। स्क्वाड 5 ने उसे ले जाने की कोशिश की, लेकिन मैं शक्ति के विस्फोट के साथ समय पर था। भी उपस्थित सदस्यों को बाहर धकेल दिया। सौभाग्य से स्क्वाड 8 भी समय पर दिखाई दिया। हिबाना ने घोषणा की कि स्क्वाड 5 मियामोटो को संभालेगा, क्योंकि उन्हें लगा कि उसे साफ करना बर्बादी होगी। ऐसी दुर्लभ वस्तु का हालांकि वर्तमान क्षेत्र 8वीं ब्रिगेड के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसके अलावा उनके पास 8वीं ब्रिगेड के सदस्य बहस करते हैं, ये कहते हुए कि वे कुछ भी शोध करें, 5वीं ब्रिगेड कभी भी इसे साझा नहीं करेगी। बहस इतनी तेज हो गई कि ओबी को पीछे हटना पड़ा, लेकिन उस रवैये को प्रतिद्वंद्वी द्वारा नीचा दिखाया गया। तुरंत ओबी ने अपनी मुट्ठी से जवाब दिया, जिससे हिबाना को सिर झुकाने के लिए मजबूर होना पड़ा या पूछना पड़ा। ओबी ने दावा किया कि वो मानवता के सामान्य हित के लिए पीछे हट गया, लेकिन अगर लड़ने की जरूरत पड़ी तो ये सुनकर प्रतिद्वंद्वी बेचैन हो गया और पीछे हटने और लड़ाई। नर्स फव्वारे के पास प्रार्थना कर रही है, उसके दिमाग में बचपन की यादें गूंज रही हैं। वह एक बहन के पीछे दौड़ी, उस बहन के लिए कहानी सुनाने के लिए, और वो उसके बाद पूरा परिवार एक साथ तस्वीर लेता है। ये सोचकर वह आंसू बहा। मैं संयोग से दौड़ रहा था, इस दृश्य का गवाह बना। मैं शर्मिंदा होकर दीवार से सट गया। वो भी कोमल और सौम्य रूप से मुस्कुराया, कहते हुए कि ये उसकी वजह से था कि उसने ध्यान नहीं दिया। उसने मुझे अभ्यास जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। मैंने चिंता से उसका पीछा किया, पूछा कि उसे क्या परेशान कर रहा है, हालांकि वह केवल मुस्कुराई और कहा कि वो ठीक है और चली गई। वापस आने पर ओबी को अब टीम 5 के मंडराने के बारे में बात करने की जरूरत। अब से समूह का मुख्य कार्य। ओबी के विश्लेषण को सुनकर मैं, जो पहले से ही कुछ जानता था, थोड़ा चिंतित हो गया, जबकि आर्थर केवल अपनी ताकत दिखाने में दिलचस्पी रखता था। जब माहौल में कोई उत्साह नहीं देखा तो बाकी चारों लोग व्याख्यान पर ध्यान नहीं दे रहे थे। इस रवैये ने ताकेहिसा को बेरहमी से सीटी बजाने पर मजबूर कर दिया। सीधे क्योंकि ये एक टीम मीटिंग थी। उसने शुरू में हर कोई सोचता था कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन सीटी की आवाज और एक गोली के उड़ जाने से पूरी टीम घबरा गई। सौभाग्य से दूसरी पीढ़ी के आग नियंत्रक के आग बुझाने की क्षमता के कारण मुझे केवल दर्द महसूस हुआ, लेकिन गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। फिर भी इसने मुझे लगा कि यह सिर्फ एक छोटी सी गोली है, लेकिन ताकेहिसा ने पुष्टि की कि ये असली गोली थी। चूंकि ताकेहिसा एक दूसरी पीढ़ी का आग नियंत्रक था, वह आग की लपटों को नियंत्रित कर सकता था, गोलीबारी की शक्ति को नियंत्रित कर सकता। ये ताकेहिसा का सबक था कि जब अगली पीढ़ी के आग नियंत्रकों का सामना करना पड़े तो सभी को अधिक प्रशिक्षण और सतर्क रहने की आवश्यकता है। मैं गुस्सा होने जैसे जैसे डे 5 के प्रति मेरा गुस्सा बढ़ा, खासकर हिबाना ने इसे एक खेल की तरह कैसे संभाला और टीम लीडर बनने के लिए अवैध प्रयोगों पर भरोसा किया। ओबी ने इस बात पर जोर दिया कि जांच के अलावा उन्हें हिबाना की शोध उपलब्धियों को चुराने का रास्ता खोजना होगा। यदि आवश्यक हो तो बल का भी उपयोग करना होगा, क्योंकि मेरे और आर्थर की भविष्य वास्तव में उन जघन्य शोध विधियों को सहन करना भी उन लोगों। इस तरफ वह मियामोटो कैदी का बेरहमी से उत्पीड़न कर रही है, जिसे हिबाना उत्पीड़न में नशे की तरह व्यवहार कर रही थी, जिससे डे 8 की सभी सदस्य क्रोधित हो गईं। नन आइरिस एक विशेष मामला। डे 5 से मिलने के बाद से उसका रवैया स्पष्ट रूप से बदल गया है, जिस माँ की इस खबर के साथ प्रकट हुई कि आइरिस चली गई थी। वह वर्तमान में डे 5 के गेट के बाहर खड़ी है, टीम लीडर से मिलने की मांग कर रही है, उन प्रयोगों का विरोध कर। उन शब्दों ने हिबाना को क्रोधित कर दियाजिस ने तुरंत अपना आपा खो दिया और शक्ति का विस्फोट कियाजिस से आइरिस ने विरोध करने के लिए भयभीत और प्रेरक शब्दों का इस्तेमाल किया। घबराहट में उसने हिबाना को दीदी भी कहा, खुलासा करते हुए। हालांकि हिबाना ने नन को तुच्छ समझाया, विश्वास करते हुए कि देवता मौजूद नहीं है, उसके लिए देवता मौजूद नहीं थे। ये दुनिया केवल उन लोगों से संबंध। आखिर में आइरिस को बेहोश कर दिया गया, यूनिट 5 के बेस में ले जाया गया और यूनिट 8 को फंसाने के लिए एक उपकरण बना दिया गया। बाहर एक जोरदार धमाका हुआ जिसने शांति को भंग कर दिया और मैं आइरिस को यूनिट 8 की पूरी टुकड़ी तुरंत आ गई। ताकेहिसा को आइरिस को खोजने के लिए अंदर घुसने का काम सौंपा गया, जबकि वो और माँ की बाहर की ताकतों से निपटेंगे। मैं तुरंत हरकत में आ गया।
इस बीच ताकेहिसा ने अपनी विशेष राइफल से आर्थर सामने की ओर उन लोगों को खत्म करने के लिए दौड़ा जो अभी भी खड़े थे। भले ही यूनिट 5 के सैनिकों के पास राइफलें थीं, लेकिन वे ताकेहिसा की बड़ी हुई सिर्फ राइफलें ही नहीं बल्कि उसकी मार्शल आर्ट की क्षमताएं भी असाधारण थीं, जो उसके लचीले छड़ को नियंत्रित करने की क्षमता के साथ। आर्थर जल्दी से मेरे पीछे बेस में घुस गया, लेकिन इससे पहले कि हम फिर से मिल पाते हुए एक अजीब बूढ़े आदमी से टकरा गए जिसने मियामोतो की शक्ति को बढ़ाने के लिए अपने शोध का इस्तेमाल किया। इस बीच ताकेहिसा के समूह पर यूनिट 5 के एक नए सैनिक ने हमला किया जिसने विनाशकारी शक्ति वाले सौभाग्य से माकी ने उन्हें रोक दिया, लेकिन स्थिति अभी भी बेहद खतरनाक थी। लगातार विस्फोटों ने ताकेहिसा को एक स्वीप रणनीति का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। टकराव पर छड़ के प्रक्षेप वक्र को समायोजित किया, छड़ को एक लगभग शाश्वत शक्ति वाले हथियार में बदल दिया। इस प्रकार दुश्मन को हरा दिया गया। उसने उस सामग्री के स्थान का पता लगाने के लिए फुसफुसाया, लेकिन आर्थर को तब बढ़ी हुई शक्ति वाले मियामोतो का सामना करना पड़ा। उसके लगातार हमले भारी पड़ गए, हालांकि वो उसे अपने सपने को एक योद्धा बनने का अपमान कर। आर्थर अपना गुस्सा नहीं रोक सका और आगे बढ़ा। बिल्ली जैसे ही मियामोतो ने कत्ल को खत्म करने की तैयारी की, आर्थर ने अचानक अपनी तलवार बाएं से दाएं हाथ में बदली और एक घातक वार किया। छिपी हुई शक्ति को लंबे समय से प्रकट किया गया था, जिससे हिबाना भी भयभीत हो गई। उसकी 3 वफादार सेविकाएं भी हार गईं, जिससे दोनों पक्षों के बीच। जबकि ताकेहिसा और माँ की जानकारी खोजने के अवसर का लाभ उठाते हैं, मेरी आंखें उस लक्ष्य पर टिकी। मैं हिबाना की हवेली में घुस गया या मानते हुए कि वो वहीं थी और आज एक कप्तान स्तरीय प्रतिद्वंद्वी से अपनी हालांकि मुझे पता था कि यदि कोई तरीका हिबाना और आइरिस के बीच की कहानी भी सामने। ये समझना मुश्किल है कि हिबाना अभी भी क्यों मानती है कि देवता झूठे हैं, खासकर सौभाग्य से तीसरी पीढ़ी की क्षमता के कारण वह जीवित रही। लेकिन तब सेवा विनाश। जब मैं प्रकट हुआ तो आइरिस ने तुरंत मुझे पीछे हटने की सलाह दी, क्योंकि किसी और वास्तव मेंबर्स। एक पल में जब मैं आग की लपटों से आगे की ओर दौड़ा तो वे आश्चर्यजनक आंखें तुरंत सब कुछ बुझा गई, यहाँ तक कि मुझे भी सुनकर दिया और स्थिर कर दिया बेरहमी से कुचल दिया या नहीं समझ पा रहा। हिबाना ने बिना किसी हिचकिचाहट के समझाया कि मैं गर्मी से बेहोश हो गया था, क्योंकि उसने जो विशाल गर्मी छोड़ी थी उसने मेरे शरीर को ढक लिया था, जिससे रक्त वाहिकाएं फैल गईं थी। रक्तचाप गिर गया था और मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह अपर्याप्त था, जिससे चक्कर आना और गिरना पड़ा। इतनी मजबूत दिखने वाली नायिका, ये सच्चाई मेरे आत्मसम्मान पर एक शर्मनाक दाग की तरह भारी पड़ रही थी। मैं उठने के लिए संघर्ष कर रहा था, खुद से फुसफुसा रहा था कि अगर ये इतनी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली शक्ति नहीं होती तो मैं किसी नायिका के साहस के कारण ऐसे नकारात्मक प्रभावों को सहन कर सकता। मैं खुद को एक नायिका घोषित करता हूँ और एक बार फिर चुनौती देने की हिम्मत करता हूँ। हिबाना के पंखे पर लपटें उग्र रूप से भड़क उठी, जबकि मैंने अपनी ताकत वापस पा ली। घोषणा की कि मैं अपने प्रतिद्वंद्वी के सब। मैं घोषणा करता हूं कि मैं मर सकता हूं, मैं गिर सकता हूं, लेकिन मैं निश्चित रूप से हार नहीं मानूंगा। हालांकि इस लड़ाई में हिबाना की आक्रामकता और बेहतर शक्ति ने वो लापरवाही से पूछती है कि क्या मुझे एहसास, और अपने बिंदु को साबित करने के लिए उसने आग का जादू की आलपटों को भयंकर गर्मी के साथ पंखुड़ियों में बदल दिया, जिससे मैं भ्रमित हो गया और प्रतिरोध करने की अपनी सारी क्षमता खो बैठा। इसके जवाब में हिबाना ने ताना मारा कि यदि तुम चाहते हो तो देवताओं से प्रार्थना। इस दुनिया में ईश्वर मौजूद नहीं है, नायक मौजूद नहीं है, और मनुष्य केवल तभी शांति पाते हैं जब वे उद्धार के भ्रम को त्याग देते। मठ अनाथ बच्चों के लिए एक आश्रय था, जहां नन और बच्चे एक साथ देवताओं की पूजतोषा। वो अकेली बची थी जब उसके परिवार जैसा प्रतीत करने वाले सभी लोग आग में मर गए। तब से उस विश्वास है कि केवल वही खुद को बचा सकती है। और ये सुनकर मैंने अपनी सहानुभूति व्यक्त की, क्योंकि लेकिन ये सहानुभूति ने हिबाना को और भी पागल बना दिया और उसने और भी जोर से हमला किया। हालांकि मैंने एक असाधारण शक्ति का प्रदर्शन किया, सफलतापूर्वक विरोध। मैं कभी भी किस्मत के आगे नहीं झुकूंगा और इसलिए मैं उस भी बचाऊंगा। ये शब्द जो कभी कभी अनजाने लग सकते हैं ने हिबाना को एक पाल के लिए हैरान कर दिया। उसने ठंड से कहा कि अगर वो चाहती है तो जलने के लिए तैयार रहे। मैंने एक बार फिर इस बात पर जोर दिया, कुछ आग सामने के मार्ग को रोशन करती है। अगर दुनिया में कोई नायक नहीं है तो मैं नायक बनूंगा। और हिबाना, मैंने जुनून से चिल्लाया, फिर सहज से सामने की और भाड़ा एक धक्का मारा। ये दृश्य हिबाना को उसके बचपन की यादों में वापस ले गया। यूएस दिन जब वो प्रयोगशाला में एक प्रतिभाशाली बच्ची थी, आग और अन्य पदार्थों से चमकदार फूल बना रही थी, जिसे आश्रम के अन्य बच्चे आश्चर्य और भय से देखते थे। हालांकि संथियों ने यूज डाटा विश्वास करते हुए कि दिव्याग्नि खेलने के लिए नहीं थी। उन्होंने पूछो कि अगर हिबाना को सचमुच शक्ति मिली थी। उसने कभी विश्वास किया था, लेकिन वो विश्वास पूरी तरह से टूट गया जब उन्हीं सुंदर अग्नि ने सब कुछ नाश कर दिया। उसके अंदर केवल नफरत। और तुम्हें हिबाना सचमुच में एक पतित की तरह व्यवहार करती है, भाषा को सीखने और सुधारने के हर अवसर का लाभ उठाती है, अंतिम लक्ष्य की परवाह किए बिना उच्च पदों पर चढ़ती है। हालांकि गहराई सेवा एक नायिका थी जो एक अनाथालय, ये भाषा का ही था जिसने उसे यह हासिल करने में मदद की, लेकिन इसने उससे सब कुछ छीन। मेरे भाग्य के साथ सहानुभूति रखते हुए उसने महसूस किया कि वो भी एक पीड़ित थी। जब मैंने पुष्टि की कि इस दुनिया में सचमुच नायक हैं और जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, हिबाना अनजाने में शर्मा गई। गुस्सा और शर्मिंदा होकर चिल्लाई, मुझे छूने की हिम्मत किसने की?
मैंने जवाब दिया कि मुझे उस अनुमति की आवश्यकता नहीं है। मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मैं चाहता था। इस तरह की ईमानदारी के सामने वो अब युद्ध नहीं करना चाहती थी और न ही वो पहले की तरह अपनी छोटी बहन के लिए चमकदार आग के फूल युद्ध दोनों पक्षों के घायल होने के साथ समाप्त हुआ। आयरिस ने दोनों टीमों के, जबकि हिबाना ने बहाना बनाया कि टीम 8 पर हमला करने की निमंत्रण केवल प्रशिक्षण के लिए थी, और उसका अप्रत्याशित ढीला रवैया सभी को आश्चर्यचकित कर गया। हिबाना शर्मा गई। उसने कहा कि शायद वो मुझे थोड़ा पसंद करती है, जिससे मैंने युद्ध बहुत तेजी से समाप्त कर दिया कि एक अन्य टीम का साथी सहायता के लिए आने। अन्य टीमों के कुछ टीम 5 और 8 के बीच अभ्यास की खबर तेजी से अन्य इकाइयों में फैल गई, लेकिन उन्होंने अफवाहों के बजाय माना। अब तक वे वास्तव में समझते हैं कि कप्तान ओबी ने कार्रवाई शुरू कर। इस बीच टीम 5 और 8 एक हालिया युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास की सफलता का जश्न मनाने के लिए एक दावत का आयोजन कर रही है, लेकिन हिबाना के सैनिक उतने खुश नहीं लगते। उन्हें डर है कि वे जल्द ही चुड़ैल द्वारा ये पूरी साझेदारी अंततः हिबाना के लड़कों के प्रति आकर्षण पर निर्भर करती है, क्योंकि वो केवल मेरे प्रति विनम्र और कोमल लगती है की नीचे के स्तर की किसी भी विपरीत राय। लेकिन कुल सूर्यास्त के नीचे दावत के बाद हिबाना की ओबी के साथ सीधी बातचीत हुई और उनके बीच। हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि ये सहयोग टीम 5 की पूरी संरचना का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, बल्कि केवल व्यक्तिगत स्तर पर रहता है, बाहर से। लेकिन हिबाना के पीछे हाइजिमा निगम है, ये इसलिए यह सहयोग दोनों पक्षों के लिए एक दूसरे के हितों का लाभ उठाने के लिए एक पुल और ढाल दोनों है। ओबी टीम 5 की अनुसंधान उपलब्धियों को साझा करने और फिर उन्हें हिबाना ने अपने अतीत के बारे में भी बताया। उसे लगा कि लेकिन मेरे साथ लड़ते हुए जिसने खुद को नायक घोषित किया, उसने न्याय की गर्माहट को महसूस किया। और मुझे ये भी मानना पड़ेगा कि मैंने हाई टीम 8 को रोशनी दी थी, और इस दुनिया के अंधकार को भी, जो कि आग से कैद है। ओबी ने उन्होंने टीम 5 के आग की उत्पत्ति पर की गई शोध पर ध्यान दिया। गठबंधन की उपयोगिता तभी स्पष्ट हो गई जब हिबाना अपने सबसे महत्वपूर्ण शोध की। उन्होंने बताया कि कुछ मामलों में आग लगने की घटना प्राकृतिक नहीं थी, बल्कि मनुष्य द्वारा की गई थी। इस जानकारी उन्होंने इस बात को स्वीकार करना मुश्किल पाया कि कई पीड़ितों का दुख मानव इरादे से उत्पन्न हुआ था। इसलिए उन्होंने एक विश्वास पात्र हिबाना के लिए उसने शक करना शुरू कर दिया कि कई साल पहले हॉस्पिटल में हुई दुर्घटना, जिसने उसके प्यारे रिश्तेदारों को बर्बाद कर दिया था, शायद सिर्फ एक दुर्घटना नहीं। यदि ये सिद्धांत सही है तो वाह, उसके पीछे होने वालों को कभी उन्होंने और ओबी ने थोड़ा अनिश्चित के बावजूद। हालांकि अगला अन्वेषण बहुत कठिन होने वाला है, क्योंकि हिबाना द्वारा बताए गए कृषि आग लगने के सभी मामलों का मूल शिंजुकू वार्ड में है, जो कि ओबी समझता था कि सीधा मुकाबला बहुत कठिन होगा। लेकिन उन्होंने ये युद्ध की प्रणाली का उपयोग करता है जिससे नए रंगरूटों को अन्य ब्रिगेड में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसे सच्चाई को समझने का एक तरीका मानिन। इस बार की मुख्य जिम्मेदारी मुझे और आर्थर को सौंपी गई हैजिन के पास। दोनों अन्य ब्रिगेड के 3 सदस्यों के साथ ब्रिगेड 1 के प्रतिष्ठित अड्डे पर जल्दी से पहुंचते हैं, जिसे उनका काम न केवल सबूत खोजना है, बल्कि प्रसिद्ध कमांडर बर्न्स का सीधे सामना करना भी है, जो 12 साल पहले मेरे परिवार के दुखद नाटक के बारे में समय बर्बाद न करते हुए मैंने मिलने पर तुरंत एक अभ्यास मुकाबले का प्रस्ताव रखा। ये विचार शुरू में आक्रामक लगता है, लेकिन एक नए रंगरूट के रूप में यह सबसे यथार्थवादी अभिवादन है, यहाँ तक कि मुकाबले की शुरुआत ब्रिगेड 2 के एक रंगरूट के मुकाबले से हुई, जो पहले अनिच्छुक था, लेकिन साथियों के उत्साह और प्रोत्साहन के कारण तेजी से गोलियां चलाई गईं। लेकिन उन सभी को करीम ने निष्क्रिय कर दिया, जिसे अपने प्रतिद्वंद्वी के शब्दों और जोश को पूरी तरह से बुझाने के लिए केवल 1 घंटा चाहिए। उसकी बर्फ को जमा देने की क्षमता। ठीक उसी क्षण ब्रिगेड 1 की भावना और ताकत स्पष्ट रूप से प्रकट हुई, जिससे इतना ही नहीं, महान कमांडर बर्न्स आश्चर्यजनक रूप से खुद बाहर आए उनसे मिलने के लिए। इससे आर्थर अपमानित महसूस करता है। वो गुस्से में सोचता है कि वो अकेले एक मुकाबला करने में पूरी तरह सक्षम है। आर्थर का पहला तलवार वार जोर से नीचे चला, लेकिन उसे हिलाने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसके बजाय एक हल्के जवाबी हमले ने उसे आश्चर्यचकित। इस क्षण में संकोच नहीं कर रहा हूँ, मैं चुनौती को अपरिहार्य मानता हूँ, तुरंत आगे बढ़ता हूँ, धैर्यवान लगातार हमलों की एक श्रृंखला। मैं अपने सबसे शक्तिशाली कौशल का उपयोग करने में संकोच नहीं करता। लेकिन बर्न्स ने अपने शरीर को बिना किसी। जब मुझसे पूछा गया कि मैं अग्निशामक दल में क्यों शामिल हुआ, तो मैंने दृढ़ता से जवाब, इसलिए मुझे उस त्रासदी को किसी और के साथ दोहराने से रोकने के लिए कारण खोजना होगा। मैं एक अग्निशामक बनना चाहता हूँ। हालांकि मुझे उस जवाब से बर्न्स संतुष्ट लग रहा था, लेकिन उसने तुरंत एक मुक्का मारा आग की शक्ति। हालांकि शुरुआती चिंताओं के बावजूद मुझे और आर्थर दोनों को डिवीजन 1 द्वारा स्वीकार किया गया योग्य योद्धाओं के रूप में स्वागत किया गया, और ये एक संकेत है कि उनकी क्षमताओं को पहचाना जाने लगा है। इस समय माँ की भी डिवीजन 1 के सदस्य से मिलने। शहर के कोहरे में कोई व्यक्ति एक फोन बूथ में खड़ा था या रिपोर्ट कर रहा था कि प्रचार अच्छा चल रहा है। स्वतः दूसरी ओर का व्यक्ति उसकी अपनी जांच के दौरान हिबाना द्वारा प्राप्त प्रयोगात्मक परिणाम एक चौंकाने वाले सच का पता चलता है कि कृत्रिम दहन के पीड़ितों के दिल में एक। ये मेरे दल को झकझोर देता है, क्योंकि किसी ने कभी ये नहीं सोचा था कि कोई शक्ति जीवन को आतंक फैलाने। मुझे और आर्थर को डेयर 1 की जांच के लिए केवल 1 महीना मिला था,
और हमें उसी महीने लेकिन इस हड़बड़ी के बावजूद के हिस्सा और हिबानाजो मदद के लिए आए थे। कैंप में रोज आ जाते थे, सबूत इकट्ठा करने की परवाह किए बिना बेफिक्री से घूमते रहते थे, जिससे सबको आश्चर्य होता था कि वे वास्तव में कैसे जांच करना चाहते थे। अजीब बात यह है कि डेयर 1 को इससे कोई फर्क नहीं। अगर ये हिबाना की 5वीं डेयर यूनिट होती तो वे बाहरी लोगों अगले सुराग से पता चला कि असली अपराधी अग्निशामक दल के सदस्यों में से एक हो सकता है, क्योंकि ये आग की घटनाएं उन गुप्त जगहों पर हो रही थीं जहां केवल अग्निशामक दल के सदस्य ही पहुंच सकते थे या फिर सील किए गए अपराध स्थलों पर। उन्होंने अग्निशामक दल में शामिल होने की वजहों पर चर्चा की। मैं दुनिया को बचाने वाला हीरो बनना चाहता था और ये सुनहरे बालों वाला दोस्त बस चाहता था कि लड़कियां उसकी प्रशंसा करें। उसके बगल में बैठा सबसे छोटा दोस्त सोचता था कि सभी लोग बहुत अच्छे हैं क्योंकि उसके पास कोई बड़ी प्रतिभा या लक्ष्य नहीं है। तमाकी ने बातचीत के बीच में टोका, एक हैपन बर्न के दिखने का अलार्म बज उठा। मेरे लिए कार्य करने का अवसर आ गया जब मुझे इस बार डेयर 1 की सेना बड़ी संख्या में जुटाई गई थी, क्योंकि उन्हें एक साथ कई आग की घटनाओं से निपटना था। एक साथ लेकिन बहुत सारे लोगों के बीच मुझे और आर्थर को सिर्फ पहरा देने का काम सौंपा गया था, जो एक उबाऊ काम था। तभी मैंने अचानक एक अजीब सी ऊर्जा महसूस की। मैंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे एक आदमी को एक रहस्यमय कीट संक्रमित करता है, और वो तो ये एक दुर्लभ अवसर है। मैं डेमन 1 के पीड़ितों को छोड़कर अपराध पीछा करते हुए मैं एक सड़क के अंत तक ले गया, लेकिन अपराधी को पकड़ने के बजाय आर्थर तुरंत भड़क उठा लड़ाई में कूदना चाहता था, लेकिन मैंने उसे समय पर कोई सबूत नहीं होने पर एक संकरे रास्ते में कार्रवाई करना खुद को मुंह बंद करने की स्थिति में डालने जा। उसने रिपोर्ट किया कि 2 कमांडरों की बदौलत सभी पीड़ितों को आराम दिया गया था। ये मासूम प्यारी लड़की की छवि मुझे संदेह करने पर मजबूर करती है। मैं खुद से पूछता हूँ कि क्या कोई ऐसी लड़की। इस बार की एकमात्र सीख ये थी कि हम दोनों ने पीड़ित, भले ही ये थोड़ा हो, लेकिन ये हमारे लिए 2 कमांडरों की सीधे जांच करने का फैसला करने के लिए पर्याप्त था। उस दृढ़ संकल्प ने मुझे और आर्थर को करीम के उन्होंने एक बोतल की खोज की जिसमें वही कीड़े थे, लेकिन तभी करीम प्रकट हुआ। उसके चेहरे पर एक खतरनाक अभिव्यक्ति थी जिसने हवा को गाढ़ा कर दिया। एक पल के लेकिन करीम ने शांति से समझाया कि वो भी मामले की जांच कर रहा था, और उसने बोतल को मेज पर रख दिया, क्योंकि बच्चों का रवैया तब से ही है। ये बोतल घटना स्थल से मिली एक जादुई वस्तु है। यह स्पष्टीकरण कुछ हद तक तनाव कम करता है, लेकिन करीम के बारे में संदेह अभी भी बना। करीम ने बताया कि 2 महीने पहले बच्चों के एक वहीं उसे ये कीड़ा मिला, और निर्दोष बच्चों को बख्शा नहीं गया। या अपराधी की क्रूरता का सबसे भयानक सबूत है। एक अन्य घटनाक्रम में 2 बच्चे घर लौटते समय जब तमाकी दिखाई दी तो उसने वादा किया कि वे कभी शिकार नहीं बनेंगे। ये बातें असल में रेखा के निर्देशों से आईं। उसने एक ढीला ढाला इंसान होने का नाटक किया। तमाकी को उस पर विश्वास था, इसलिए वो उसके साथ जाने के लिए सहमत हो गई। वो उस चमत्कार को अपनी आंखों से देखना चाहती थी जिसका उसने वादा किया था, लेकिन जैसे ही वे खंडहर में घुसी, रेखा ने वह उपदेश कैसे देगा इस बारे में उत्सुक थी। इसके बाद त्रासदी तब शुरू हुई जब बच्चों की मां ने बच्चों के लिए चिंतित होकर उनका पीछा किया और कीड़े के, जबकि आर्थर और मैं उन रोते हुए बच्चों को बचाने का रास्ता खोजने के लिए करीम के साथ गुप्त रूप से सहयोग कर रहे थे। रिक्का की आवाज, उसने बच्चों को आग का सामना करने के लिए प्रोत्साहित किया, यह कहते हुए कि जब तक वे डरते नहीं हैं तब तक वे पार कर। दम की चीख पड़ी। वो अपने कमांडर को एक भयानक साइकोपैथ के रूप में देखकर टूट गई। वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसे वो रास्ता दिखाने वाला ना मिल जाए जिसकी उसे तलाश है। उसकी नजर में यह एक पवित्र मिशन है। हताशा मिंतम की केवल अगले बच्चे को एक प्रयोगात्मक, उसकी लाचारी ने उसे चीखने पर मजबूर कर दिया, लेकिन ये चीख अनजाने में छिपने की। रेखा खुश था कि आग की लपटें बुझ गईं जबकि बच्चा बच गया। उसने घोषणा की कि उसे अपना मार्गदर्शक मिल गया है, इतना उत्साहित कि वह इसे उस रास्ते का प्रमाण माने जिसे उसने चुना है। तम की निराशा में रोई उसकी मूर्खता की निंदा की, जिससे रेखा क्रोधित हो गया। उसने उसे क्रूर छड़ी से दंडित किया, या कहते हुए कि वो बच्चों को महिमा में कदम रखने से रोक रही है। जैसे ही ऊपर से एक चमकदार रोशनी निकली, मैं बिजली की तरह आ गया। मेरे चेहरे पर सीधा पत्थर लगने से रैका फर्श पर वो ऐसे रोई जैसे पहले कभी नहीं रोई थी। दर्द और एक दुःस्वप्न से बचने की राहत, दोनों से। एक दुष्ट आग के साथ एक मिशन पर वह हमेशा उसके पीछे। रेखा निडर था और रेखा ने तय किया कि वो इतना साहसी हो सकता है क्योंकि करीम उसके पीछे था और रेखा हमेशा मुस्कुराता था। तमकी तीनों से बहुत प्रभावित थी। उसे लगा कि वे शांत दिखते हैं क्योंकि वे, हालांकि जिस कमांडर पर वो हमेशा भरोसा करती, सौभाग्य से सबसे महत्वपूर्ण क्षण में उसे बचाने के लिए आसमान से नीचे उतरा, जिससे वो फूट फूट कर रो पड़ी। तमाकी को आज जिस पीड़ा से गुजरना पड़ा वह वास्तव में बहुत बड़ी थी, जिससे उसे, हालांकि जब लोग अभी भी संघर्ष कर रहे थे, राक्षस द्वारा फेंका गया वार बहुत शक्तिशाली था जिसकी गति विस्मयकारी थी, जिससे सामना करने। सौभाग्य से लड़ाई में मैंने पहले एक टीम कैप्टन को हराया था। उस कीमती अनुभव ने मुझे जल्दी से पलटवार करने के लिए समय पर प्रतिक्रिया करने में मदद की। मेरे लगातार हमलों से स्पष्ट रूप से प्रभावशीलता दिखाई दी। लड़ाई के दौरान मैंने रेखा के हाथ भी पकड़े, जिससे उसके शरीर से। इसके बाद मैंने गंभीर रूप से घोषणा की कि मैंने एक नायक के रूप में आग लगने की घटना के लिए जिम्मेदार अपराधी को पकड़ लिया था, लेकिन स्थिति तुरंत उलट गई।
रेक्का ने आक्रामक रूप से पलटवार किया या दावा करते हुए कि वो कभी पीछे नहीं हटेगा बल्कि केवल आगे बढ़ेगा और शक्तिशाली वार करेगा। मैं उस अंधाधुंध दोनों पक्ष बराबरी पर लड़ रहे थे। आश्चर्यजनक रूप से मेरी आग ने उस दुष्ट रेक्का ने महसूस किया कि वो उस आग को वापस लाने की कोशिश कर रहा है जो दर्शाता है कि मैं वो महत्वपूर्ण मार्गदर्शक हूँ, एक आग जो वो कहता है कि मानवता को रास्ता दिखाएगी। रेक्का ने तुरंत इस अपूर्ण आग को पकड़ने का फैसला किया क्योंकि ये सबसे शुद्ध आग है जिसके लिए ये सुनकर मैं बेहद गुस्सा हो गया, खासकर जब रेक्का ने ठंडक से घोषणा की कि उन शहीद बच्चों का कोई मतलब नहीं था और वे सिर्फ उसके क्रोध ने मुझे अपना संयम खो दिया। मैं हमला करने के लिए दौड़ा, सब चिल्लाया मुझे विकृत कहो। इसके विपरीत रेक्का ने अपने संकल्प को आगे बढ़ाया और भी मजबूत होकर इस समय तमाकी को भी बचाए जाने की जरूरत थी। पीड़िता तमाकी के लिए ये पहली बार नहीं था कि वो इस हास्यास्पद स्थिति से गुजरी हो। बाद में उसने मेरी पीठ पकड़, उस घोषणा ने मुझे होश में ला। मैंने सावधानी पूर्वक अपने और दुश्मन के बीच ताकत और कमजोरियों का विश्लेषण किया और चतुराई से लाभ उठाने के लिए रेक्का ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, जबकि मैं एक जलती हुई उल्का की तरह था। टकराव के तुरंत बाद दिशा बदली, चतुराई से चकमा दिया और फिर निर्णय। रेक्का के बाद के हमले पूरी तरह से बेकार थे क्योंकि उसमें मेरी तरह उड़ने की अंत में मैंने एक पूर्ण शक्ति वाला वार किया जिससे भूकंपीय विस्फोट हुआ। रेक्का को हराया लेकिन बहुत अधिक ऑक्सीजन की खपत। बच्चों को अभी भी डरा हुआ देखकर तमाकी ने उन्हें स्तंभों के पीछे छिपने के लिए शांत रहने को कहा। रेक्का अभी भी मिशनरियों के लिए लड़ना जारी रखना चाहती थी जिसका उद्देश्य उपयुक्त बच्चों को ढूंढना, दुर्भाग्यपूर्ण आग की संख्या बढ़ाना और मानवता को आग से वापस लाना था जो मिशनरी ने पवित्र आत्मा के दिमाग को विकृत कर दिया था। इसे एक ऐसे आदर्श में बदल दिया था कि पूरी दुनिया को लाल मोक्ष की आग में सील कर दिया जाना चाहिए जिससे Tamaki, seeing the situation, was Rekka, repeating those words, even seemed cheerful, somewhat crazed. He said he would teach all the children. This immediately made me think of my younger brother, wondering at that moment, Rekka once again erupted with power, even burning his own life to win. Karim appeared just in time, freezing the demon who was once a friend. As Karim had said, he would always be behind. Realizing that this situation could affect the whole country, a beam of light suddenly shot out, breaking the ice, piercing Rekka. Those responsible for this were two assassins. The hidden assassins continued to attack, already considering the rescuer an enemy from the start. A commander, to save Karim, even had his arm shot off. I quickly created smoke to obscure the vision and identify the target's location. Her flames swept across the ice that Karim had अपने लाभ को खो दिया। हत्यारों ने पीछे हटना शुरू कर दिया। यही करीम भी चाहता था क्योंकि टीम के सभी सदस्य बुरी तरह घायल। यदि वे अब पीछा करते हैं तो वे ज्यादा गर्म हो जाएंगे और मर जाएंगे। हालांकि पीछा करने के लिए काफी मजबूत नहीं है। मेरा तमाकी ने करीम से अस्थायी रूप से पहनने के लिए उसका कोट उधार लिया। उसे इन सभी के बाद करीम ने खुद से पूछा कि वर्षों पहले के उत्साह का वो उत्साही व्यक्ति इस तरह के एक दुष्ट व्यक्ति में कैसे बदल गया। वो शुरू से ही ऐसा था लेकिन फिर भी वे दोस्त थे। अगला लक्ष्य वो पादरी है जिसकी मदद से करीम अपने गिरे हुए दोस्त का बदला लेना चाहता है। यूनिट एक रिपोर्टों से भरा पड़ा था जिससे उन्हें अपनी नई भर्ती प्रशिक्षण को रद्द करना पड़ा। रेक्का की निगरानी करते समय आर्थर गायब हो गया जिससे उन्हें उसे तुरंत खोजने के लिए मजबूर होना पड़ा। मुझे तब लगा जैसे मैं घर लौट रहा हूँ। आश्चर्यजनक रूप हाल की घटनाओं से भारी रूप से जुड़े होने के कारण उसे यूनिट 1 से अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया और यूनिट 8 द्वारा भर्ती किया गया। मैंने झिझकते हुए उससे उसका संपर्क नंबर। इस समय आर्थर एक अपरिचित स्थान पर है। एक चर्च में पादरी सबसे ऊंची सीट पर बैठा है। उन्होंने आज यूनिट लीडर ओबी की टोपी फिर से किसी ने शरारत की। वो गुस्से में लेकिन इस बार मैं पूरी तरह से निर्दोष हूँ। हिबाना ने ओबी से प्यार से याद दिलाया कि मैं उसके द्वारा तैयार किए गए प्रेम दोपहर के भोजन का आनंद ले रहा। इस बार हिबाना चाहती थी कि ओबी सभी कप्तानों की मीटिंग में उसके साथ शामिल हो। उसने मुझे केक लाने का मौका भी दिया। या कह प्यार की ताकत वाकई अद्भुत है। ओबी ने मुझसे इस पर, लेकिन अब मुझे सिर्फ स्वादिष्ट भोजन में दिलचस्पी है। जब उसने देखा कि उसके कमांडर को परेशान किया जा रहा है, ओबी ने उसे रेमन के एक कटोरे के साथ परेशान करके वापस जवाब दिया। स्पष्ट रूप से यह लड़का पहले गायब हो गया था। तमाकी भी समूह में शामिल हो गया। ये समस्या। मैंने सभी को चेतावनी देने के लिए चिल्लाया लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तमाकी की स्कर्ट कैसे ओबी ने मदद के लिए माकी की ओर देखा लेकिन माकी अपनी प्रेमिका से बात करने में व्यस्त था। ऑफिस अस्त व्यस्त लग रहा। इसके बाद सभी कप्तानों की बैठक बुलाई गई और शुरुआत से हीएस ने इस मामले की गंभीरता को दिखाया क्योंकि कृत्रिम ज्वलन की घटना, श्वेत पोशाक पहने हत्यारे और दुष्ट रहस्यमय पंथ, ये सिर्फ व्यक्तिगत खतरे नहीं थे बल्कि आग की घटना के एक बड़े रहस्य के टुकड़े थे जो मानवता। और अब हर कोई सीधे तौर पर एक ऐसे भविष्य का सामना कर रहा है जहां से पीछे मुड़ना संभव नहीं है। तमाकी, चूंकि हम दोनों महत्वपूर्ण गवाह हैं, बैठक किसी सामान्य स्थान पर आयोजित नहीं की गई थी बल्कि पूरे सूर्य साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर आयोजित की गई थी जो शाश्वत ऊर्जा संयंत्र था। एक विशाल संरचना जो पूरे टोक्यो मेट्रोपोलिस को ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम थी। इस स्थान की पसंद चर्चा की तत्काल प्रकृति को भी दर्शाती है क्योंकि यदि यहाँ कुछ भी गलत होता है तो पूरा वहीं
हाजिमा समूह ने हिबाना को चेतावनी भी दी कि वो 8वीं ब्रिगेड के साथ बहुत अधिक मैत्रीपूर्ण हो गई है, ये जानते हुए कि यदि वो ऐसा करना जारी रखती है तो वो इसके बाद 8वीं ब्रिगेड के सभी ब्रिगेड कमांडर क्रमशः टोक्यो साम्राज्य के सम्राट जो पूरे राष्ट्र का शासक था। उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि वर्तमान में एक संगठन गुप्त रूप से काम कर रहा है और इसने सीधे पूरे देश की सुरक्षा को खतरा पैदा कर दिया है। इसलिए इस भी ब्रिगेड को सूर्य इस आह्वान का उद्देश्य तुरंत एकजुट होना था, लेकिन इसे सबसे शक्तिशाली अग्निस्वामी के रूप में जाने जाने वाले बेनिन वर्तमान में वह देवताओं का अनादर करता है, यहाँ तक कि सम्राट के सामने भी अनादरपूर्ण व्यवहार करता है, जो शाही सेना के प्रति अत्यंत असभ्य है। हालांकि बेनिन मारू ने शांति से कहा कि उसकी ब्रिगेड शुरू में निम्न वर्ग के लोगों से बनी थी। उन्होंने कभी भी सम्राट या सूर्य देवता इसलिए 7वीं ब्रिगेड अपनी मर्जी से काम करेगी और किसी का पालन नहीं करेगी। सौभाग्य सैन्य ब्रिगेड ने अभी भी बेनिन मारू की तरह अव्यवस्थित। इसके तुरंत बाद सम्राट ने सीधे मेरा नाम पुकारा और मुझसे उस शुद्ध अग्नि, एक अग्नि जिसे सूर्य देवता सोल द्वारा दुनिया बनाने के लिए इस्तेमाल की गई पहली किरण माना जाता है, और ये वो ऊर्जा है जिसने अमातेरासु संयंत्र को वर्षों तक चालू रखा। पहली ब्रिगेड के कमांडर ने यह कहकर जोड़ा कि एक प्रचारक वर्तमान में उस शुद्ध अग्नि पर कब्जा, इसलिए उसका असली लक्ष्य विनाश नहीं बल्कि पूर्ण शक्ति है, और इसलिए मैं निश्चित रूप से एक शिकार बनूंगा। सम्राट ने, लेकिन मैंने तुरंत विरोध किया, क्योंकि मेरे लिए एक अग्निस्वामी का वास्तविक कर्तव्य आम लोगों की, इसके अलावा मुझे उन गुप्त इंजनों पर उस कप्तान पर भरोसा नहीं है। हिबाना ने तुरंत क्या महसूस किया? ओबी ने बाद में कहा कि उनकी प्रतिष्ठा इतनी अधिक है कि सम्राट भी उन्हें हल्के में नहीं ले सकते। आर्थर के लौटने, लेकिन मेरे विपरीत आर्थर को लगता है कि एक उपदेशक को ढूंढना एक सौभाग्य है, जैसे खुद को साबित करने का अवसर। वो नहीं लड़ा, बल्कि एक चौंकाने वाली खबर लाया। उसने कहा कि शुद्ध भाषा न केवल दुनिया बना सकती है बल्कि, और मेरे प्रयासों के पुरस्कार के रूप में उसने खुलासा किया कि मेरा छोटा भाई शोब अग्निशमन दल का कमांडर है। ये जानकारी मेरे लिए एक मजबूत प्रहार की तरह थी, इतनी भारी कि मुझे ये भी नहीं पता चला कि जोकर कब चला गया। केवल ये फुसफुसाहट सुनी कि एक पिशाच हमेशा के लिए नरक का होगा। उस बैठक कैप्टन आर्ट ने सुराग खोजने के लिए सभी आग की घटनाओं के डेटा की समीक्षा करना शुरू कर दिया, और मेरे लिए मेरे अपने भाई का सामना करने के अलावा, क्योंकि अगर शो सचमुच भटक गया है तो उसे रोकना ही एकमात्र तरीका है जिससे मैं साथियों के साथ रात्रि भोज के दौरान मैंने हालांकि जोकर से मिली जानकारी पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं थी। ओबी ने मुझसे सीधे पूछा कि क्या मैं चाहता हूं कि मेरा छोटा भाई जीवित रहे। इस बात पर ओबी और ताकेहिसा दोनों ने घोषणा की कि वे उस आधार पर कार्रवाई की रणनीति को समायोजित करेंगे, जिससे मुझे बहुत सुकून महसूस हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि मैं आगे की कठिन राह पर अकेला नहीं हूँ। एक और गुप्त स्थान पर मेरे लंबे समय से खोए हुए सफेद डकैत गिरोह से जुड़े अपराधों की रिपोर्ट जो अभी अभी सामने आई थी, ओबी द्वारा सभी को प्रस्तुत की गई थी। ये माकी और नन के शामिल होने की थी। ये सुनकर मैंने ब्रिगेड 8 की स्थापना के कारण के बारे में सोचा, यहाँ तक कि ताकेहिसा और ओबी ने एक दूसरे को देखा और कुछ देर की चुप्पी के 195 में इंपीरियल फ्लीट बेस टोक्यो में कुछ ऐसी कहानियां थीं जिन्होंने माकी और ताकेहिसा दोनों इसी जगह से आते हैं जहां अनुशासन और भयंकर लड़ाई को जीवन का तरीका माना जाता है। माकी एक प्रतिष्ठित, हालांकि वो पतली और कमजोर दिखती है, वह दूसरों की तुलना में दोगुनी मेहनत करती है। ताकेहिसा उसे केवल अपने पिता की पीठ पर एक युवा महिला के रूप में देखता है। ये एक सैनिक बनने के लिए बहुत नरम है और वो सोचता है कि ये उसके बगल में मौजूद दोस्त ने ताकेहिसा को दूसरों को आंकने के लिए डांटा। वह फिर दोस्त ने कहा कि वो अपनी बंदूक को आशीर्वाद देने के लिए चर्च जाएगा और ताकेहिसा को साथ चलने के लिए आमंत्रित किया। ताकेहिसा ने सोचा कि आशीर्वाद मिले या न मिले, बंदूक हमेशा किसी को मारने का एक साधन है। भले ही ताकेहिसा कठोर और ठंडा दिखता था, उस दोस्त ने महसूस किया कि वो वास्तव में बहुत दयालु था, जैसे वो भोजन। हालांकि टेकहिसा के लिए त्रासदी तब आई जब उसका अपने जीवन के अंतिम क्षणों में जब वो अभी भी थोड़ा आत्मनियंत्रण बनाए हुए था, उसने टेकहिसा से याचना की कि वो उसे खत्म कर दे ताकि उसे लंबे समय तक दर्द न सहना पड़े और वह खुद को नियंत्रण से बाहर होकर दूसरों को नुकसान पहुंचाने से रोके। लेकिन टेकहिसा अपने उसके कांपते हुए हाथ केवल ये देखने के लिए असहाय थे कि कैसे उसके दोस्त को अन्य अग्निशामकों द्वारा दागी गई गोलियों से भून दिया गया था, जिन्होंने उसे खत्म करने के लिए उसे तर्क का पालन करना चाहिए था और उसे गोली मार देनी चाहिए थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। बची हुई एकमात्र चीज वो जादू की बंदूक थी, एक कलाकृति। और बाद में कुछ लोगों ने कहा कि शायद उस बंदूक से गोली लगने वाला कोई भी पीड़ित अधिक शांति से मर जाएगा। टेकहिसा ने उस बंदूक के मालिक का नाम बदलकर अपना नाम रख लिया और उसे अपने साथ ले गया। उन दिन हालांकि उसने और टेकहिसा ने एक कड़वी सच्चाई देखी कि सिस्टम में कई प्रतिष्ठित अग्निशामक आग की आपदाओं को केवल अंक अर्जित करने के तरीके के रूप में मानते थे, प्राप्त करने के लिए एक उपलब्धि की तरह, पीड़ित के दर्द या उनके रिश्तेदारों की शांति के लिए नहीं। वे लोग जिनकी प्रशंसा की गई थी वे वास्तव में अच्छाई के लिए नहीं लड़। तब से उसने और टेकहिसा ने मिलकर काम करने का फैसला किया। उन्हें स्कोर या पुरस्कारों की परवाह नहीं थी और उन्हें अपने, लेकिन जो एकमात्र चीज वे दोनों करना चाहते थे वो थी दुर्भाग्यपूर्ण आग को संभालना, ताकि वे टेकहिसा ने इस बारे में बात की कि कैसे उसने कल अपने सबसे अच्छे दोस्त पर गोली चलाई थी, लेकिन वो उस पर गोली नहीं चला सका। यद्यपि वो सोल्स का एक अभिमानी नहीं था भी। उन्होंने दरवाजा खोला और कमरे में प्रवेश किया, एक दुर्भाग्यपूर्ण आग का पता लगाया।
टेकहिसा ने उस पर गोली चला दी जबकि ओबी बगल में प्रार्थना कर रहा था और इस तरह उन्होंने उस व्यक्ति को हरा दिया। बाहर चले गए। वे एक दूसरे की बहादुरी के लिए प्रशंसा करते थे और इसलिए ओबी ने एक बचाव दल बनाने का फैसला किया। वह निर्दोष लोगों को जलते हुए नहीं देख सकता था और वो टेकहिसा की भर्ती करना चाहता था। इन अतिवादी कृत्यों ने ओबी के योगदान को पूरी तरह से छीन लिया। उसके पदक छीन लिए गए और टेकहिसा को सेना से निष्कासित होने की तुलना में अधिक गंभीर परिणामों का आपने पीड़ा और अभाव में एक नई शुरुआत की है। यूनिट 8 का गठन हुआ। मानवता का वास्तविक अर्थ वहन करने वाली और लोगों की मदद करने के वास्ते जब यूनिट 8 का टेकहिसा स्कूल से किसी को भर्ती करना चाहता था जो किसी काम का नहीं था लेकिन मेहनती और लगनशील था। वो व्यक्ति माकी था। फिर भी माकी को लगा कि उसे उस यूनिट 8 द्वारा हल किए गए पहले मामले ने एक गहरी छाप छोड़ी। ये सफेद कपड़ों में एक दुखद आत्मा थी और जब उन्होंने उस व्यक्ति की मदद की तो एक गुप्त दिलचस्प बात यह है कि ये घटना यूनिट 7 के अधिकार क्षेत्र बेनीमारू चिढ़ने के लिए कुख्यात है, विशेष रूप से सम्राट से, लेकिन लोग उसे वास्तव में पसंद करते थे। एक बूढ़ी औरत ने उसे एक बन दिया। यूनिट 8 के प्रति उसका रवैया बहुत मददगार नहीं था और उसने खुले तौर पर घोषणा बेनीमारू का लापरवाह रवैया और सत्तावादी व्यवहार मुझे इसे सहन करने से रोकता है। मैंने तुरंत चुनौती दी और उन अपमान जैसे ही हवा तनावपूर्ण हो गई एक और बेनीमारू तुरंत हरकत में आ गया, लेकिन उसके तरीके ने सभी को चौंका दिया। पहले उसने एक भाला घुमाया, फिर उसे सीधे फेंक दिया। फिर उसने उड़ने के लिए एक और भाले का इस्तेमाल किया। जल्दी से पीड़ितों के क्षेत्र में पहुंच गया। कोमल और शक्तिशाली गति से बेनीमारू ने लगातार कई और भाले फेंके। पीड़ितों के करीब पहुंचने पर उसने शांति से घोषणा की कि बूढ़ा अब विनाश नहीं कर सकता और तुरंत उसके सार को तोड़ दिया। आश्चर्यजनक बात यह है कि मरने वाले व्यक्ति के चेहरे पर दर्द नहीं था, बल्कि बूढ़ी औरत ने समझाया कि वे जितनी चाहें उतनी ही इमारतें फिर से बना सकते हैं और वे चाहते थे कि मृतक को बेनीमारू का पीड़ितों को शांति से आराम करने का तरीका अजीब, कुछ हद तक हिंसक और समझने में मुश्किल था, लेकिन इसी वजह से इस पड़ोस के सभी लोग उसका विशेष सम्मान करते थे और वे सोचते थे कि अगर मरना ही है। बाद में अंतिम संस्कार एक बड़े उत्सव की तरह आयोजित किया गया, केवल मृतक को उसकी अंतिम शांति तक पहुंचाने के लिए, बल्कि भवन निर्माण, घर और युद्ध में नष्ट हुई संरचनाएं जल्दी से फिर से बना दी गईं और बेघर लोगों के लिए अस्थायी आवास की व्यवस्था करना एक परिचित कार्य बन गया जिसे मैं और हर कोई सातवीं ये वही उत्साह और जिम्मेदारी की भावना थी जिसने मुझे योगदान देने के लिए प्रेरित किया और न केवल मैम्बल की 8वीं बटालियन के अन्य सदस्य भी उत्साहपूर्वक शामिल हुए। हालांकि सहयोग 8वीं बटालियन ने हस्तक्षेप करना जारी रखा और निष्कर्ष निकाला कि 8वीं बटालियन उनकी जांच कर रही थी। अपनी पिछली हार का बदला लेने के लिए उनके उपदेशक ने एक क्रूर आदेश जारी किया। बेनीमारू जो गड़गड़ाहट और मशीनरी का एक समूह लेकर सब कुछ नष्ट करने के लिए बाहर था, कॉर्नरों के घावों का इलाज कर रहा था, तभी वो शत्रुतापूर्ण तरीके से आया और कहा कि वो आदान प्रदान करना चाहता है। ऐसा लग इसलिए कॉर्नरों ने उसे एक अच्छा व्यक्ति माना। 8वीं बटालियन अन्य बटालियनों के विपरीत दयालुता से भरी हुई थी। बेनीमारू ने 8वीं बटालियन के साथ इसलिए बेनीमारू ने सहयोग करने का फैसला किया। कॉर्नरो मूल रूप से तीसरी पीढ़ी का था जिसने जलने की सीमा हासिल कर ली थी, लेकिन मिशन के प्रति अपनी जिम्मेदारी के कारण उसने अपनी शक्ति का उपयोग करने के लिए संघर्ष किया, जिससे उसका शरीर धीरे धीरे राख बन गया। कई सहयोग और बातचीत के बाद 7वीं अगले दिन भटकते हुए बेनीमारू ने संयोग से ओबी और टेकहिसा के बीच बातचीत सुनी, जिसमें एक व्यक्ति को अभाग्योदय अग्नि में बदलने की एक अस्पष्ट योजना का उल्लेख किया गया था। वो खुद को रोक नहीं सका और एक भयानक शक्ति के साथ फट पड़ा, जिससे दोनों भयभीत होकर भाग गए जैसे वे नहीं जानते कि क्या हुआ था। लेकिन बेनीमारू उन लोगों में वो तुरंत उनका पीछा करने लगा और पकड़ने पर उसने उन पर बेरहमी से हमला किया। उनसे पूछा कि उन्होंने बूढ़े आदमी को अभाग्योदय अग्नि में क्यों बदला। उन पर शहर में गड़बड़ी की साजिश को छिपाने के लिए अज्ञानता का नाटक करने का आरोप लगाया और कहा कि उसने अपने कानों से सब कुछ सुना। सौभाग्य से मैं समय पर पहुंच गया और बेनीमारू के हमले को तोड़ने के लिए एक शक्ति, लेकिन बेनीमारू इतने विश्वासघात की भावना से कैसे शांत रह सकता था। हालांकि वो 8वीं बटालियन पर बहुत भरोसा करता था, लेकिन बेनीमारू की आंखों में सामने की घटना ने साबित कर दिया कि वो भरोसा शायद एक गलती थी और ये कुछ ऐसा था जिसे वो कभी स्वीकार नहीं कर सकता था। वो गुस्से में चिल्लाया, उन मूर्खों को अंदर आने के लिए कहा और कहा कि वो उन सभी को नष्ट कर देगा। और इस तरह सफेद लबादा टेकहिसा पहला था जो लड़ने के लिए तैयार था, जबकि ओबी अगले कदमों की तैयारी के लिए भाग गया। मां की आग बुझाने की अपनी क्षमता के साथ बेनीमारू को, लेकिन उसकी आग पर नियंत्रण भी उससे कम नहीं था, जिससे माकी को मदद के साथ, लेकिन तब जो गोलियां टेकहिसा ने उस समय चलाई थी वे भी बेनीमारू ने उन्हीं की ओर वापस कर दी, जिससे दूसरी और तीसरी पीढ़ी दोनों की शक्ति को धारण करने। ऐसी स्थिति में टेकहिसा के पास तमाकी के साथ कूदने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था, लेकिन हर सहायक गोली आसानी से रोक दी गई थी और बेनीमारू की मार्शल आर्ट ने तमाकी को जल्द सफलतापूर्वक बचाव करने के बाद आग की एक अत्यंत शक्तिशाली लपट ने शांत हवा को चीर दिया। सीधे टेकहिसा और आर्थर पर हमला किया, जिससे उन्हें बचाव करने का लगभग कोई समय नहीं मिला।
उसने सोचा उनसे ये मांग की गई कि वे कमजोरों को परेशान करने के लिए संख्या पर भरोसा न करें। वो चाहता था कि उनके सदस्य नीचे उतरें और नेताओं के ठीक उसी क्षणों भी जो आमतौर पर अपने काम के बाद कड़ी मेहनत करता था एक बैल की वो मजबूत शरीर एक स्टील की दीवार की तरह आगे बढ़ा। बेनिन मारू द्वारा छोड़ी गई आग की सभी गेंदों को रोक दिया, जिससे दूसरा व्यक्ति आश्चर्यचकित हो गया। बेनिन मारू ने पूछा कि ओबी ने आग क्यों नहीं, और ओबी ने जवाब दिया कि वो बहुत डरा हुआ था कि आग अविश्वसनीय रूप से गर्म थी, लेकिन उसे फिर भी आगे बढ़ना पड़ा। क्यों? आश्चर्य। म पे ए की मात्रा पे अन की मात्रा, ब पे ए की मात्रा, न पे छोटी ई की मात्रा। म अरु ने एक शक्तिशाली वार किया जो ओबी के लोहे के मुखौटे से टकराया, लेकिन वो एक कदम भी पीछे नहीं हटा। इसके बजाय वह कदम दर कदम आगे बढ़ता रहा। ब पे ए की मात्रा, न पे छोटी ई की मात्रा। म अरु ने पूछा कि यदि वो भाषाओं को अच्छी तरह समझता है तो उसने उस बूढ़े आदमी को क्यों नुकसान पहुंचाया, जबकि ओबी ने शांति। ह पे आ की मात्रा, ल पे आ की मात्रा, पे अम की मात्रा, क पे छोटी ई की मात्रा, ब पे ए की मात्रा, न पे छोटी ई की मात्रा। म अरु स्वीकार नहीं कर सका, जल्दी से अपने विशेष क्षेत्र को हिला देने वाले विस्फोट के बादों भी सुरक्षित रूप से खड़ा रहा, कहते हुए कि किसी को भी कमजोरों को डराने के लिए अपनी ताकत का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। उसके द्वारा लंबे समय से तैयार किए गए आग के गोले लगातार फेंके गए, जिससे धुएं के बादल फैल। हालांकि वो एक युद्ध मशीन की तरह आगे बढ़ रहा था, बार बार गिर जाने के बावजूद ऐसा लग रहा था कि वो खत्म होने वाला है। ओबी ने हठपूर्वक पलटवार किया, यहाँ तक कि अपने प्रतिद्वंद्वी को वापस धकेला। उसे लगा कि आखिरकार प्रतिद्वंद्वी को एक बार झेलना ही पड़ेगा। जबकि ब पे ए की मात्रा, न पे छोटी ई की मात्रा। म अरु सदमे में था। उसने ओबी से पूछा कि क्या वो जानता है, और ओबी ने जवाब दिया कि वो पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि वो एक कप्तान के रूप में। इन शब्दों ने पूरे 8वें दस्ते को हैरान कर दिया, क्योंकि पहली बार उन्होंने एक ऐसे कमांडर की वास्तविक शक्ति का एहसास। हालांकि ताकेहिसा अच्छी तरह जानता था कि सामने की लड़ाई पूरी तरह से व्यर्थ थी। ये सुनकर कोनोरो प्रकट हुआ, ओबी की बहुत प्रशंसा की, लेकिन ये ओबी की उत्कृष्टता थी जिसने ब पे ए की मात्रा, न पे छोटी ई की मात्रा, म अरु को स्वीकार करना और भी मुश्किल बना दिया, जिससे वो उसे क्रोध। म पे ए की मात्रा, पे अंग की मात्रा, ब पे ए की मात्रा, न पे छोटी ई की मात्रा। म अरु अपने अंतिम कौशल का उपयोग करने वाला था, लेकिन कोनरो आगे बढ़ा और उसे रोका। बेनिमारू को एहसास हुआ कि वो गलत था, कि वो विश्वास नहीं कर सकता था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से कोनरू ने उसे रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। उससे आग्रह। अपने जागीरदार के शरीर पर व्यापक जलने के निशान देखकर बेनिमारू का गुस्सा शांत हुआ और उसने अपनी ताकत को रोकने का फैसला। उस समय ओबी और ताकेहिसा सिर्फ किराने का सामान खरीदने गए थे और पूरी साजिश हत्यारों द्वारा रची गई थी, जिसने धीरे धीरे बेनिमारू ने लोगों से पूछताछ जारी रखी। ये पता चला कि वे सभी कोनरू का सम्मान करते, और फिर एक पुरानी कहानी दोहराई गई कि कैसे वे दोनों अग्निशामक नहीं थे, लेकिन फिर भी उनमें शक्तियां। दोनों थके हुए थे, और उस क्षण में एक वास्तविक राक्षस प्रकट हुआ, सामान्य दुर्भाग्यपूर्ण आग के विपरीत कुछ भयानक, जिसने कोनरू को बेनिमारू को धक्का देने की, भले ही वो अपनी जलने की सीमा तक पहुंच गया हो। अगली सुबह जागने पर बेनिमारू ने महसूस किया कि वो बहुत दुखी था कि वो उसके बगल में नहीं लड़ सका इस समय, और सबसे बड़ा सवाल ये था कि इस पूरी टुकड़ी की रक्षा करने की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। जवाब कोई और नहीं। उसी दिन बचाव दल तब दिखाई दिया जब सब कुछ खत्म हो चुका था। वे एक बहाना बना रहे थे कि चौथी बटालियन के कप्तान चाहते थे कि डेजर्ट के प्रतिनिधि ब पे ए की मात्रा, न पे छोटी ई की मात्रा, म अरु की बटालियन को 7वीं। गहरी वजह यह थी कि डेजर्ट को डर था कि उनकी दुर्लभ शक्ति हाल की त्रासदी के बाद एक विद्रोह का कारण बन जाएगी, और इसलिए यह समझ में आता है कि 7वीं बटालियन सम्राट के आदेशों का पालन नहीं कर रही थी, क्योंकि दोनों पक्ष केवल अपने स्वयं के उद्देश्यों के लिए एक दूसरे का फायदा उठा रहे थे। एक पक्ष शांति चाहता था, दूसरा पक्ष अधिक कुशलता से कार्य करने के लिए। इस समय जब ब पे ए की मात्रा, न पे छोटी ई की मात्रा, म अरु व्यापारिक जिले में आया तो उसने देखा कि कई लोग बहस कर रहे थे, यहाँ तक कि धक्का मुक्की भी कर रहे थे। हस्तक्षेप करने और पूछताछ करने की कोशिश करने के बाद उसने पाया कि वहाँ के सभी लोग सिर्फ एक रात में इतने सारे पहचान के मामले। दोनों सबसे अच्छे दोस्त भी झगड़ने लगे, हर कोई दूसरे पर शक कर रहा था कि वो। हालांकि दोनों लड़कियां प्यारी लग रही थीं, इस अराजकता ने दृश्य को बहुत अराजक बना दिया था। आश्चर्यजनक रूप से ठीक उसी समय आर्थर झगड़े के बीच कूद गया, सीधे हिकागे के चेहरे पर एक घूंसा मारा और फिर उसे तब तक बेरहमी से पीटा। इस क्रूर अमानवीय कृत्य ने तुरंत 8वीं बटालियन के अन्य सदस्यों को गुस्सा दिला दिया, लेकिन आर्थर ने दृढ़ता से कहा कि जिस व्यक्ति पर उसने हमला किया था, इसके तुरंत बाद वह व्यक्ति अपने असली रूप में आ गया। एक ऐसा दृश्य जिसे कोनरो को देखकर विश्वास नहीं हुआ। ये चेहरे का परिवर्तन एक सफेद, और उसके अनुसार यह सिर्फ इस दलदल को फिर से। बेनिमारू को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अपने मन में उसने सोचा कि शायद वे किताबी कहानियों वाली 9 पूंछ। अचानक आग चारों ओर फैल गई, जिससे वो बहुत घबरा गया। सफेद लबादे वाले हत्यारों ने तुरंत इस अराजकता का फायदा उठाकर 8वीं बटालियन पर हमला कर दिया। भले ही उन्होंने नागरिकों को बचाने और घायलों को निकालने की जल्दबाजी की, लेकिन विरोधी अप्रत्याशित रूप से और उम्मीद से ज्यादा शक्तिशाली था, इतना कि माकी की आग बुझाने की क्षमता भी काम नहीं आई।
वो केवल सौभाग्य से उसी समय में लड़ाई में स्वेच्छा से शामिल हो गया। हालांकि इससे पहले कि मैं दुश्मन के ठिकाने का पता, दुश्मन अप्रत्याशित रास्तों पर चला गया, अराजकता का पूरा फायदा उठाया, जिससे मैं भ्रमित हो गया और दिशाहीन हो गया। सौभाग्य से आर्थर ने मेरे, चूंकि प्रतिद्वंद्वी केवल एक पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, वह आर्थर को सटीक लक्ष्य, हालांकि वेशभूषा वाले व्यक्ति को पकड़ लिया गया और पूछताछ की गई। उसने कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया और रहस्य बनाए रखने के लिए आत्मबल। इस पागलपन भरे कृत्य ने कोनरो को पहली बार कृत्रिम ज्वलन की घटना के अस्तित्व को समझने पर मजबूर कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य से यह समझ बहुत देर, जंग लगी आग को बुझाना आसान है, लेकिन नागरिकों को सुरक्षित रखना एक बहुत कठिन काम है। ठीक उसी समय में अचानक एक घात में फंस गया। मैं गिर पड़ा। सौभाग्य से मुझे चोट नहीं आई और एक हत्यारे के निशान का पता लगाने के बाद मैं तुरंत उसका पीछा करने लगा, लेकिन किसी और के जाल में फंस गया। इस व्यक्ति, उसने मुझे जल्दी से वश में कर लिया और उसी समय पहले हत्यारे ने एक बहुत तेज तीर चलाया। सौभाग्य से आर्थर ने समय पर आकर उस तीर को रोक लिया। मैंने भी दृढ़ता से जवाबी हमला किया और यह चाकू वाला आदमी सीधे मुझ पर हमला करने के लिए दौड़ा और उसके लबादे ऊपर उठे ताकि तीर, हालांकि उस चालाक तीर को आर्थर ने रोक दिया था। विरोधियों के सामंजस्यपूर्ण समन्वय के विपरीत में और आर्थर शुरू में थोड़े अनाड़ी लग रहे थे और जब तीरंदाज दूर से हावी होने के लिए लगातार तीर चला रहा, लड़ाई वास्तव में एक भयंकर आदान प्रदान में बदल गई। खतरनाक तीरों और अविश्वसनीय रूप से तेज चाकू के हमलों ने हालांकि जैसे ही चाकू वाला आदमी अंतिम वार करने वाला था, हमारे समय पर समन्वय ने स्थिति को उलट दिया, जिससे दोनों पक्षों को एक रणनीति बनाने के लिए उन्होंने दुश्मन को अलग करने का फैसला किया। मैं अपनी गति से तीरंदाज का सामना करूंगा ताकि दृष्टि की समस्या को हल किया जा सकूं। जबकि रणनीति को स्पष्ट रूप से लागू करने के बाद स्थिति तुरंत बदल गई। मैं और आर्थर ताकत में बिल्कुल भी कम नहीं थे। वे जल्दी से तीरंदाज के पास पहुंचे और चाकू वाले आदमी की कमजोरी का फायदा उठाकर लक्ष्य को बदल दिया। मैं तुरंत आर्थर की सहायता करने और चाकू वाले आदमी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, जिससे तीरंदाज को अपने साथी को बचाने के लिए खुद को जोखिम में डालने के लिए मजबूर होना पड़ा। निराशाजनक स्थिति में चाकू वाले व्यक्ति ने अपने साथी से पीछे हटने को कहा, फिर एक शैतानी गोली। वहीं एक अन्य घटनाक्रम में कोनोरू बेनीमारू का सुराग खोजने की पूरी कोशिश कर रहा था। बेनीमारू इस समय वो नाखुश लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि ये लड़ाई काफी कठिन भी है। मेरी कहानी यहीं समाप्त होती है। सुनिश्चित करें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है और सूचनाएं चालू कर दी हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और फिर मिलते हैं।